friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं बेसिक जहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, इस टाइप के कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ रिसर्चर सेलेक्ट्स अ प्रोबेबिलिटी सैम्पल ऑफ 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कौन से सैम्पल टेक्निक पूछी गई है? जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। तो प्रोबेबिलिटी में 4 टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक आती हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया रिसर्चर सेलेक्ट्स अ प्रोबेबिलिटी सैम्पल 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 100 सैम्पल सेलेक्ट कर लेता है। सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करनी है, और प्रोबेबिलिटी में भी कई सारे 4 टाइप्स की होती हैं। तो उन 4 टाइप्स का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। और जब इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है कि पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन में से 100 सैम्पल आपको लेने हैं, तो यहाँ पे मीनिंग होता है कि आपको रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करना है, जो कि सिंपल मेथड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रैंडम सैम्पलिंग मेथड। मीन्स आपके पास पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से कोई भी 100 जो सैम्पल हैं वो आप निकाल लीजिए अपनी, मीन्स जो दिखा वो आप सेलेक्ट कर लो। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ पे सारे पूरी पॉपुलेशन के पास चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई भी सेलेक्ट किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग उसमें यूज होगा, मीन्स इच्छिक नमूना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिसर्चर डिवाइड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेजुएट। जो भी रिसर्चर के पास पॉपुलेशन है वो उसको डिवाइड करता है ग्रेजुएट में, मास्टर्स में, डॉक्टरेट्स, पोस्ट डॉक्टरेट, एंड देन सेलेक्ट सैम्पल रैंडमली फ्रॉम ईच। देखो यहाँ पे भी बात किया गया है रैंडमली, मीन्स प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी मेथड है उसमें से कोई एक मेथड यूज़ होगा। और यहाँ पे स्पेसिफिक देखो, जब कई बार क्वेश्चन आप जब ध्यान से पढ़ो आंसर वहीं से मिल जाता है। तो यहाँ पे दिया है सेलेक्ट सैम्पल रैंडमली फ्रॉम ईच, ठीक है। रैंडमली मीन्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसके बाद सैम्पल को उन्होंने डिवाइड किया है कैटेगरीज में। तो यहाँ पे जो सैम्पल ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब पॉपुलेशन को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं, वहाँ पे दिया है कि अगर स्पेसिफाई किया गया है रैंडम, देन यूज़ होगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोटा सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। दोनों सिमिलर एक जैसी सैम्पलिंग है, और एक टर्म है जो उनको डिफ्रेंशिएट करता है, तो उसको वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। देखो यहाँ पे हमने यूज़ किया है, क्या क्वेश्चन है थर्ड, एरिया सैम्पलिंग इज़ यूज्ड व्हेन। एरिया सैम्पलिंग कब यूज़ की जाती है? एरिया सैम्पलिंग का एक और नाम है, उसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। तो एरिया सैम्पलिंग कब यूज़ होता है? पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड एंड लार्ज सैम्पल इज रिक्वायर्ड। जब पॉपुलेशन इधर उधर फैली हो और बड़ा सैम्पल रिक्वायर्ड हो, तो ये सही है। देन पॉपुलेशन इन हेट्रोजीनियस, नहीं, पॉपुलेशन ये वाला यूज़ नहीं होता है, क्योंकि एरिया है तो वहाँ पे सैम्पल बड़ा होगा, पॉपुलेशन इधर उधर होगी। लॉन्ग सर्वे, जहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए हमें सर्वे करना है, लॉन्ग टाइम के लिए रिसर्च करनी है, वहाँ पे एरिया सैम्पल यूज़ होता है। तो जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बोथ A एंड C। अब आपको बताना है, जो एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, एक कोटा सैम्पलिंग है, दोनों सिमिलर हैं, बट ये हेट्रोजीनियस वाला जो टर्म है वो कौन सी सैम्पलिंग में यूज़ होता है? कोटा सैम्पलिंग में यूज होता है या फिर स्ट्रेटिफाइड। मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है या फिर कोटा सैम्पलिंग है। दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, और जो डिफ्रेंशिएट करता है वो सिर्फ एक ये टर्म है, हेट्रोजीनियस। तो आपको आंसर करना है। और अगर ये हमने बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें हमने पढ़ी है सैम्पलिंग ऑफ टेक्निक्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आंसर करिए कि जो हेट्रोजीनियस वाला टर्म होता है वो कौन सी सैम्पलिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसर्चर डिवाइड्स हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स एंड फिक्स द साइज ऑफ सैम्पल फ्रॉम ईच ग्रुप।
देखो रिसर्चर यहाँ पे दिया है कि अब पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करता है एंड फिक्स द साइज ऑफ सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप, और हर एक ग्रुप से सैंपल के जो साइज को फिक्स कर देता है। देखो यहाँ पे अगर दिया होता तो अच्छा, पहले आप ये क्वेश्चन सुन लो। देखो सैंपल यहाँ पे दिया है कि रिसर्चर जो है पॉपुलेशन को डिवाइड करता है कई सारे ग्रुप्स में, और उस ग्रुप में जो कोई ग्रुप एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें 100 पीपल्स हैं। अब वो 100 में से कुछ अमाउंट फिक्स कर देता है कि 10, ठीक है। तो ऐसे उसने बहुत सारे एक ग्रुप बनाए, और हर एक ग्रुप से उसने हर एक ग्रुप में पॉपुलेशन कितनी है 100, और उस 100 में से वो हर एक ग्रुप में से 10-10 सैंपल को सेलेक्ट कर ले रहा है। तो यहाँ पे कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज होगी? देखो कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है, यहाँ दोनों में ग्रुप बनाए जाते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में भी ग्रुप बनता है, कोटा सैम्पलिंग में भी ग्रुप बनता है। और क्लस्टर सैम्पलिंग मीन्स पूरा क्लस्टर मीन्स ग्रुप होता है, तो पूरा का पूरा जब ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्रुप बनाया 100% का ग्रुप था, पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, तब हो जाएगा क्लस्टर। मीन्स पूरा का पूरा क्लस्टर, पूरा का पूरा ग्रुप का दूसरा नाम क्लस्टर, ग्रुप को क्लस्टर भी बोलते हैं। जब पूरा का पूरा क्लस्टर सेलेक्ट कर लिया तो हो जाएगा क्लस्टर सैम्पलिंग। और जब इसी क्लस्टर मीन्स ग्रुप में 100 पीपल थे, 100 उसमें से 10 को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। तो जो इसका आंसर है 4th का वो है कोटा सैम्पलिंग, क्योंकि यहाँ पे दिया है ग्रुप्स बनाया, ग्रुप्स में पॉपुलेशन है, उसका कुछ साइज फिक्स कर दिया कि 100 लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें से 10 सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे एक साइज फिक्स कर दिया ना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा कोटा सैम्पलिंग। तो ये हिंदी में है, इसका भी आंसर हो जाएगा कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। देखो एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो दोनों में प्रोबेबिलिटी में भी 4 टाइप्स हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी में भी 4 टाइप्स हैं। तो हमने इसको लर्न करने की एक ट्रिक है जो लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी के लिए मैं ये प्रोबेबिलिटी वाली जो सैम्पलिंग है उसके लिए बोल रही हूँ, SSC एक ट्रिक है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो इन तीनों को छोड़ के यहाँ पे बचता कौन सा है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग बचा, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट गिवन इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन डाटा एनालिसिस। जब डाटा एनालिसिस करते हैं तो उसके जो करेक्ट सीक्वेंस है उसके स्टेप्स का वो बताना है। देखो कोडिंग, ठीक है, डाटा होगा उसका कोडिंग करेंगे। टेबुलेशन एंड डाटा एंट्री, नहीं पहले टेबल तो हम बाद में बनाएंगे, जब हमारे पास डेटा होगा तभी तो हम टेबल बनाएंगे। इंटरप्रिटेशन तो लास्ट में होता है। फिर आता है, देखो ये इंटरप्रिटेशन पहले दे दिया तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे टेबुलेशन भी पहले दे दिया, जब हमारे पास डाटा ही नहीं है तो हम टेबल कहाँ से बनाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, पहले कोडिंग फिर डाटा अरेंज करेंगे, उसके बाद उसको टेबल के फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद उसमें से रिजल्ट एंड डिस्कशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स जहाँ से रिजल्ट और डिस्कशन निकालना कि जो डेटा को देख के क्या रिजल्ट आ रहा है वो बनाना। तो ये इसका जो है बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पे भी बताना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। देखो नॉन प्रोबेबिलिटी मीन्स जहाँ पे जो रिसर्चर है वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग सैंपल को सेलेक्ट करता है। मीन्स जो रिसर्चर को ऐसे वो अपने ऐसे सैंपल को सेलेक्ट करेगा जिस पे उसको रिसर्च करने में आसानी हो, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। जब सुविधा के अनुसार सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी बायसनेस भी हो जाती है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा कोटा सैम्पलिंग एंड पर्पजिव सैम्पलिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ये दोनों सैंपल जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी में रिसर्चर जो है अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट करता है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदी में भी देख लीजिए आप। नेक्स्ट आता है, विच टेक्निक इज़ जनरली प्रेफर्ड व्हेन पॉपुलेशन इज़ फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जब हमें पता हो कि पॉपुलेशन को हम मेज़र कर सके कितनी, जैसे 100 है, ठीक है, 200 है, 500 है। जब हमें पता हो कि टोटल पॉपुलेशन क्या है, जिसका नंबर हमको पता हो, जैसे टोटल पॉपुलेशन है वहाँ पे 500 लोग हैं, 500 लोगों में से हमको एक नंबर हमें सेलेक्ट करना है सैंपल, ठीक है, जैसे हमें 10 सैंपल सेलेक्ट करने हैं।
तो आराम से सेलेक्ट कर लेंगे, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिंपल सी 20 लोगों का घर मीन्स एक सीक्वेंस, एक लाइन है, यहाँ पे 20 घर हैं ऐसे सीक्वेंस में। तो यहाँ पे अभी हमें पता है कितने घर हैं, 20 हैं, और हमें सीक्वेंस में सेलेक्ट करना है, तो ठीक है हम सेलेक्ट कर लेंगे। 5th वाला सेलेक्ट कर लिया, 10th सेलेक्ट कर लिया, 15th सेलेक्ट कर लिया, 20th वाला सेलेक्ट कर लिया। तो ये हो जाएगा एक सिस्टम, जहाँ पे एक सिस्टम फॉलो होता है, वो हो जाएगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। और मोस्टली जहाँ पे पॉपुलेशन हमें पता होती है कितनी है, वहाँ पे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ही यूज होता है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट मैनिपुलेटेड इन। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको हम मैनिपुलेट कर लेते हैं, बट ऐसी कौन सी रिसर्च हैं जिनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है? ठीक है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर आया था रिसर्च मेथोडोलॉजी का, हमने उसमें डिस्कस किया है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, दोनों में जो है वो मैनिपुलेट चेंज नहीं किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ ऑफ द अबव। देखो हिस्टोरिकल रिसर्च मीन्स जो डेटा पहले से प्रेजेंट है, हम वो डेटा हिस्ट्री में जो बहुत सारे जो भी डेटा पहले से प्रेजेंट है वो हम लाइब्रेरी में जाके जर्नल्स को पढ़ के यहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो इसमें भी वेरिएबल जो है वो चेंज नहीं होता है। और एक्स पोस्ट फैक्टो, जो प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है, क्या चल रहा है, उसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। और एक्स पोस्ट फैक्टो में रिसर्चर के पास कोई भी पावर नहीं होती है वेरिएबल को कंट्रोल करने की या मैनिपुलेट करने की। तो ये दोनों रिसर्च हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं इनको चेंज नहीं किया जाता है, इनको मैनिपुलेट नहीं किया जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है द रिसर्च एंटागोनिस्ट टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। हमने जो कौन सी रिसर्च है जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बिल्कुल अपोजिट है? हमने अभी डिस्कस किया कि एक्स पोस्ट रिसर्च जो है इसमें हम जो भी वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके जो बिल्कुल अपोजिट होती है वो होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको चेंज करते हैं, फिर उनका इफ़ेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं उन पे। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें वेरिएबल्स को चेंज किया जाता है, और ये रिसर्च मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अपोजिट होती है। एंटागोनिस्ट मीन्स अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड। जैसे कोई डेटा है, कुछ इवेंट है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, और जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें मेज़र की जा सकती हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं वेरिएबल्स जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स जिनको हम वेरिएबल जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये आते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो हिंदी में भी देख लीजिए, ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज। हमने अभी डिस्कस किया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट या मेन क्या टर्म्स हैं या मेन क्या कंडीशंस हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च कर रहे हैं तो वो कंडीशन होनी ही होनी चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च में क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जब जो एक्सपेरिमेंट रिसर्च है वो मोस्टली लेबोरेटरी में होती है, जहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड जो आपको क्वेश्चन पूछा है कि कोटा सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में एक टर्म यूज होता है हेट्रोजीनियस, तो कौन सी वाली सैम्पलिंग में हेट्रोजीनियस टर्म यूज होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में उस रिसर्च का नाम बताना है, उस टेक्निक का नाम बताना है। वो कोटा सैम्पलिंग टेक्निक है या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें हेट्रोजेनस वाला जो पॉपुलेशन वाला टर्म है वो यूज होता है। वो सैम्पलिंग का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड ये इसके आंसर्स हैं, तो देख लीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।